स्वागत है आपका एक बार फिर और हमें इंतजार है आईआईपी के आंकड़ों का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ये आंकड़े किसी भी क्षण आपके सामने होंगे और जो अंदाजा लगाया जा रहा है यहाँ पर उसके मुताबिक अप्रैल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े को आप करीब 2.5 या 3% के आसपास देखेंगे। अलग अलग पोल्स आपको अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। हमारा जो सीएनबीसी आवाज का पोल है वो आपको 3% का अनुमान देता है पिछले महीने के 2.5 के मुकाबले। जो दूसरे पोल हैं वो भी 2.4 2.5 से लेकर के 3% के बीच के अनुमान ज्यादातर देते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पे देखने को मिला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में चूंकि काफी ज्यादा मंदी बनी हुई है, इसके चलते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे दबाव लगातार बना रहेगा, ऐसा अंदाजा यहाँ पे लगता है। जो कोर सेक्टर के आंकड़े हमें पहले मिल जाते हैं महीने के आखिर में ही, वहां पर हमने देखा था कि अप्रैल के महीने में करीब 2.25% की ग्रोथ दिखाई दी थी। इसके पिछले महीने करीबन 3.25% था। तो इसके चलते ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं करीब 1/3 या 40% के आसपास का वजन रखने वाले हैं, उनका एक प्रेशर बना हुआ है। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि महीने दर महीने जो आंकड़े हैं वो थोड़े से सुधरते हुए या संभलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत कोई खास बड़ी रिकवरी देखने को अब तक नहीं मिल पा रही है, बावजूद इसके कि पिछले साल ही नहीं करीबन 2 साल से हम इस तरह की स्लगिश ग्रोथ देखते आए हैं। तो एक बेस इफेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो वो काफ़ी हद तक फेवरेबल दिखता है। फिलहाल हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे इस पे आईआईपी के आंकड़ों पर चर्चा करने के लिए। एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष और साथ ही साथ अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। एल&टी इंफ्रा फाइनेंस के सीईओ सुनील माहेश्वरी भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। डॉक्टर घोष, पहले आपकी राय लेंगे यहाँ पे। आपको क्या अंदाजा है? फिलहाल करीबन 2.5 से 3% के आसपास की बात की जा रही है, आपका खुद का अनुमान क्या है? See, I am expecting a growth rate maybe slightly above 3% because looking at the trends and last 2 months also has been better, because last year if you remember out of 12 months we had 6 months of negative growth, but there were 6 months में जो positive growth आए थे उसका 3 months was in the last quarter consecutive, January, February and March. So based on the trends I believe that the growth rate could be a little bit even better than 3%. 3% से बेहतर रहने का अनुमान है यहाँ पर। और इनफैक्ट अविनाश, अगर देखा जाए हमने देखा है 2012 अप्रैल की अगर आप बात करें तो एक कंट्रैक्शन देखने को मिली थी आईआईपी में, करीब 1.7% की अनुमान लगाया जा रहा है। और राइट, इसके बीच आपको बता दें कि यहाँ पर अप्रैल आईआईपी 2% पे आया है। मेजर डिसअपॉइंटमेंट प्रदीप। तो हम सारे पोल जो है वो 2.5 से 3 की ओर इशारा कर रहे थे और आंकड़े 2 पे आते हुए सौम्यकांति घोष यहाँ पे अभी राय दे रहे थे कि और भी बेहतर हो सकता है, तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सरप्राइज आता हुआ। आपका क्या अनुमान है डॉक्टर घोष? दिस इज बेसिकली अ very negative surprise and it's a major disappointment because trends अगर आप देखें तो मुझे अभी आंकड़ा पता नहीं है कि ग्रोथ रेट कैसे हुआ था कैपिटल इंडिया में। मुझे लगता है कि देयर मस्ट बी हैव बीन सम स्लो डाउन इन द कैपिटल गुड्स सेक्टर, बिकॉज कैपिटल गुड्स लास्ट 2 महीने में अच्छा कर रहे थे और जितना जो अनुमान लगाया जा रहा था कि कैपिटल गुड्स विल एक्चुअली पिक अप, एंड 2% is growth rate in April is actually a disappointment, and this goes against contrary to the market expectations of a growth rate in excess of 3% or at 3. इनफैक्ट में सीपीआई का आंकड़ा भी यहाँ पर आता हुआ, वो भी 9.3% का है। वो भी इनफैक्ट हम अनुमान कर रहे थे 9.1 या 9% पर आएगा। तो सीपीआई आईआईपी दोनों ही आज यहाँ पर नेगेटिव सरप्राइज देते हुए प्रतीक बिल्कुल उम्मीद के खिलाफ ये जा रहे हैं। डॉक्टर घोष, सीपीआई अगर आप देखिए डब्ल्यूपीआई में जिस तरह का हमने तेजी से गिरावट देखी है वो सीपीआई में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? देखिए सीपीआई में एक्चुअली उसमें इश्यूज हैं, क्योंकि अगर सीपीआई डब्ल्यूपीआई कंपेयर करें कि सीपीआई में हमारा इशू इज ऑन सप्लाई इश्यूज, बिकॉज अगर डब्ल्यूपीआई सीपीआई का कोई डाइवर्जेंस होता है एंड सीपीआई में काफ़ी सारे फैक्टर्स इज इम्बाइब्ड इन द सीपीआई विच बेसिकली इज आउटसाइड द विच कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय प्योर मॉनेटरी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपका जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होता है, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, जो पावर चार्जेस है, जो मंडी चार्जेस है, ये सारे चार्जेस मिलके अगर जो होता है, इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स देन द सीपीआई इज अ लिटिल बिट स्टिकी डाउनवर्ड्स, बट आई आल्सो बिलीव if the current trends continue, CPI will likely to moderate also in the coming months, but it will be at a slower pace than the WPI is doing. तो कितना लैग अमूमन हम देखते हैं इसमें, क्योंकि WPI तो अब लग रहा है काफी कुछ रेंज से भी बेटर हो गया है और नीचे चला गया है। WPI का ट्रेंड्स तो काफी अच्छा है, लेकिन मई में अगर जून में अगर आप रूपी का फैक्टर देखें, वो फैक्टर अभी हम उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया। अगर नॉर्मल ट्रेंड में देखें कि सितंबर तक द WPI नंबर शुड ट्रेड डाउनवर्ड सिग्निफिकेंटली, एंड CPI के जो नंबर्स है आई थिंक ईयर एंड तक जो अनुमान लगाया जा रहा है तो 7.5
around it should be around 7.5% by the end of this year if the trends continue at the current rate and there are no unforeseen circumstances. तो लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल WPI के रेंज में जो RBI या 5% का टारगेट लेके चल रहा है उतना तो आना मुश्किल है क्योंकि CPI 5% लास्ट टाइम जो हुआ था आई थिंक 2006 जनवरी में हुआ था. तो CPI at 5%, I don't think it will be possible because there are factors which are beyond the control of the regulators, and I think even if the CPI say declines around 7 to 7.5%, which most people believe, I think that will be a very good indicator of the softening trend in prices. ओके आप जैसे कह रहे थे कि रुपए की जो वीकनेस है वो भी फैक्टर इन नहीं हुई है, कितना असर होता है उसका WPI और CPI पे? देखिए अगर रुपी का आपने देखे एक ने स्टडी किया था RBI, उसमें व्हाट हैपेंड वाज दैट 47% ऑफ द वेटेज ऑफ WPI इज बेसिकली इंपोर्टेड आइटम्स. तो इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स इन द रुपी, अगर आप काली जो RBI मानते बुलेटिन निकल के आए तो उसमें जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का जो इंडेक्स है दैट एक्चुअली हैज इम्प्रूव्ड अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन इन मे. So right now what I am expecting is that there may be some impact on the imported inflation which has been trending downwards. If the imported inflation trends downwards, it doesn't trend downward as the rate which has been, I think it was around 4 to 4.5% the last figure April came, which was significantly lower. Then it may put an upward pressure on the WPI numbers. But इसमें एक छोटा सा caveat है. लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब रुपी डेप्रिशिएट भी हो रहा था तब उसी टाइम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन वाज आल्सो मूव्ड अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन. तो बेसिकली द कॉर्पोरेट्स डिड नॉट हैव प्रॉपर प्राइसिंग पावर. तो ये इट कैनॉट बी ऑलवेज करेक्ट दैट इवन इफ द रुपी डेप्रिशिएट्स द इन्फ्लेशन numbers, the imported inflation will actually go up. There could be situations where imported inflation could actually decline, and this will be true if the corporates are unable to pass on the input cost or the price because of the weak pricing power. But we believe that ये जो pricing part जो corporates का उसमें थोड़ा सा improvement आने वाला है, तो उसी हिसाब से हो सकता है कि WPI में थोड़ा बहुत upward bias हम देख सकते हैं. कुछ इकोनॉमिस्ट और ब्रोकर से करें कि 1% तक बढ़ जाएगी महंगाई रुपी के डेप्रिसिएशन की वजह से, तो आपको लगता है इतना डिफरेंस आएगा? देखिए ये तो बोलना मुश्किल है कितना परसेंट उसमें जाएंगे क्योंकि इसमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स है. आपको पावर टैरिफ भी रिवाइज हो रहा है, वो भी एक इम्पैक्ट होगा. रुपी डेप्रिसिएशन के लिए आपको जो डीजल प्राइसेस का जो अंडर रिकवरी था ऊपर बढ़ गया तो उसके लिए इम्पैक्ट होगा. तो परसेंटेज कितना होगा बोलना मुश्किल है, लेकिन जो ट्रेजेक्टरी था, जो डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी था एंड सिग्निफिकेंट जो हम सोच रहे थे कि WPI सितंबर तक वो RBI के विद इन कंफर्टेबल आ जाएंगे, उसमें थोड़ा सा रुकावट आ सकता है. लेकिन ऑल इन ऑल still now I am not going to take a I mean clearly I cannot say that जे कितने में जाएंगे, but I can say that there will be a slight moderation of the fall in the WPI till the month of September. और बाजार इस बीच फिसलता हुआ दिन के लोज पे 57-56 का लो था और अब फिर वहीं पे आ चुके हैं वापस. देखना होगा क्या 57-50 भी टूटता हुआ नजर आता है. अविनाश, इन दोनों आंकड़ों से बहुत बड़ी निराशा? मुझे लग रहा है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है प्रदीप. आई थिंक मेरे ख्याल से 2% का जो फिगर है वो मेरे ख्याल से उम्मीदों से बहुत नीचे है. CPI का नंबर भी बड़ा है, तो आई थिंक क्लियरली अगर WPI नंबर जो फ्राइडे को आने वाला है वो भी अगर नेगेटिव सरप्राइज आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में शायद और थोड़ी घबराहट होगी. क्लियरली आई थिंक इन द नियर टर्म मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले पॉलिसी में सबके नजरें रहेंगी कि RBI गवर्नर साहब क्या रवैया लेते हैं. क्लियरली आई थिंक इंडस्ट्री की डिमांड यही रहेगी कि रेट कट और तेजी से हो, क्योंकि आई थिंक इस प्रकार का IIP नंबर डेफिनेटली आगे वाले महीनों के लिए भी एक चिंता का विषय रहेगा. बिल्कुल. इनफैक्ट 17 जून की पॉलिसी में ऑलरेडी हम फैक्टर इन कर रहे थे कि RBI गवर्नर का स्टांस पूरी तरह से रुपए पर बेस्ड होगा और शायद IIP और CPI यहाँ पर इतना इफेक्ट ना करे. लेकिन ये डिसअपॉइंटिंग नंबर्स, इनफैक्ट आपको बता दें मैन्युफैक्चरिंग का जो आंकड़ा आया है 2.8% पे वर्सेस 3.2%. माइनिंग भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग -3, यानी कि एक डीग्रोथ यहाँ पर कंटिन्यू हमने देखा है होती हुई. और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ पर भी अगर आप नजर डालें तो 3.5% के आंकड़े से गिरते हुए अब 0.7%. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए 8.5% नेगेटिव है, जो कि पिछले साल 5.4% से पॉजिटिव था. कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल हालांकि हम देख रहे हैं करीब 12% से बढ़ता हुआ, जो कि 2.3% के आसपास का छोटा आंकड़ा था. तो जो बड़ा प्रेशर आया है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमें एक कैपिटल गुड्स ग्रोथ अगर आप प्रदीप देखें तो हमने देखा था ऑब्वियसली पिछले साल -21% थे, अब शायद यहाँ पर 1% का एक आंकड़ा निकल कर आया है, तो एटलीस्ट मूव टू द पॉजिटिव टेरिटरी. लेकिन इसी बीच हमारे साथ L&T इंफ्रा फाइनेंस के CEO सुनीत महेश्वरी जुड़ चुके हैं. मिस्टर महेश्वरी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका. 2% का IIP आंकड़ा, कितने डिसअपॉइंटेड हैं आप इस आंकड़े से?
मेरे हिसाब में तो ये जो थोड़ा बहुत हमने थोड़ा लास्ट टाइम थोड़ा सा बढ़ा था तो हमको ऐसी आशा हुई थी कि इम्प्रूव हो रहा है, बट हम अगर एक्चुअल इंडस्ट्री पे देखें, और क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देख रहे हैं, तो अगर हम उस सेक्टर को देखें तो हमें ऑन ग्राउंड पे अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ये इम्पैक्ट मतलब कंज्यूमर गुड्स के ऊपर आने लगा है और कंज्यूमर ड्यूरेबल अभी तक बरकरार है। ये आई एम लिटिल सरप्राइज बिकॉज हमारे हिसाब से इम्पैक्ट इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स पे अब होना शुरू होना चाहिए। माइनिंग का तो काफी हद तक मालूम ही था कि माइनिंग में जब तक कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कुछ कोर्ट एक्शन वगैरह जो हुआ है वो सब सॉर्ट आउट जब तक नहीं होगा तब तक वहां पिकअप का मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग भी आई थिंक कैपिटल गुड्स वील हैव टू सी कि कैपिटल गुड्स का कैसा रहा है। मिस्टर महेश्वरी, कैपिटल गुड्स पिछले महीने के करीब 6.9% से घटकर अब 1% पर आया है। आई मीन मार्च के 6.9। दैट इज क्वाइट, हाँ, सो वो भी अगर हम ऑफ टेक देखें या कैपिटल नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ या डिसबर्समेंट्स पे देखें तो वो काफी हद तक मार्च अप्रैल में एक पीक हुआ था डिसबर्समेंट्स का, तो दैट इज लिंक टू द कैपिटल गुड्स जो आपका आंकड़ा है। और अब हमको थोड़ा सा डिमिनिश होता हुआ दिख रहा है, हमको कुछ और रिस्ट्रक्चरिंग और सीडीआर अभी दिख रहे हैं मार्केट में, अभी आ रहे हैं। तो हमारे हिसाब में मई जून निराशाजनक ही होगा, ऐसी मेरी आशा है। ओके, तो आप यहाँ पर प्रेशर लगातार बना हुआ ही देखेंगे आगे आने वाले महीनों में भी ये आशंका बनती है, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स सेक्टर से, और हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड भी थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर घोष, आरबीआई को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होगी 17 तारीख को। देखिए, ये तो RBI has to do a very fine balancing act because on the one hand rupee is depreciating at a significant rate and this time जो difference है, अगर आप रूपी का देखें, मैं कल देख रहा था, in the last 14 trading sessions from the beginning of that Fed statement on May 20 to June 10, the rupee has depreciated by 8% in 5% in 14 trading sessions. Last time भी जब हम देखे थे रूपी का जो impact था, जो आपका US rating downgrade के बाद, उसी टाइम भी रूपी का हुआ था 8% उसमें गिरावट आया था, but that was spread over 46 ट्रेडिंग सेशंस। सो दिस टाइम जो वोलेटिलिटी है ये कंप्लीटली अनएंटिसिपेटेड था, क्योंकि जनवरी तक मई तक अगर वोलेटिलिटी का ग्राफ देखे तो वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। तो उसी हिसाब से इट हैज बीन कंप्लीटली अनएंटिसिपेटेड एंड नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट द रूपी वुड डेप्रिशिएट एट सच सिग्निफिकेंट लेवल्स। तो इसी अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड एंड अभी आप जो नंबर बताया है इसमें और भी एक आई कैन नाउ गेस दैट द कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स का जो है दैट हैज ग्रोन बाय -0.5%, and that for the last 3 months consumer durables have been posted negative growth. So now I think the basic reason is the consumer demand has almost collapsed. So there should be have to find balancing act of almost collapse in the growth of consumer and very marginal capital goods, because capital goods is almost a negative base, and on the other hand rupee depreciation. So RBI will have to take a fine balancing call how to have the growth inflation trade-off in this context. But I believe that some amount of monetary easing could be possible either in June or in July, even if the rupee is depreciating at such a significant rate, and which I need to add that it has actually had gone completely against the market fundamentals. क्योंकि fundamentals जो था portfolio inflows आपको जो हुआ था अप्रैल टू मई 22 तक 20 बिलियन 18.3 portfolio inflows हुआ था, RER जो वैल्यू था 105 था, everything was favorable, but this statement by whatever with the statement of the Fed, misinterpretation of the statement by Fed, the rupee actually had gone haywire. तो उसी हिसाब से there has to be a fine balancing act of how whether inflation or growth. But I think the RBI has its task cut out in the form of controlling the inflation rate. तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा? थोड़ा सा मुश्किल है बोलना कि आई मीन रेट कट तो होना चाहिए, जो सेंटीमेंट्स है देयर शुड बी अ रेट कट, एंड आल्सो द लिक्विडिटी सिचुएशन इज आल्सो टाइट बिकॉज इन द अप्रैल टू जून सेशन आपका अभी जो लेफ्ट लेवल चल रहा है उसको कंफर्टेबल होना था, लेकिन अभी वो 70-80,000 के करीब चल रहे थे, कभी कभी 1 लाख करोड़ है। तो उसी हिसाब से देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ मॉनेटरी ईजिंग, बट हाउ इट इज गोइंग टू बी it may be calibrated by the Reserve Bank over a point of time. अविनाश, बाजार क्या मान के चल रहा है अभी? आई थिंक प्रदीप, मार्केट्स की एक्सपेक्टेशन तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है एक 25 बेसिस पॉइंट के लिए, लेकिन आई थिंक जो पॉजिटिव सरप्राइज मार्केट्स चाहेगा वो CRR कट होगा, क्योंकि अगर ये CRR कट अगर आता है तो बैंक्स के लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ट्रिगर होगा। तो आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट कट अगर आता भी है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी
आई मीन मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट्स विल टेक इट इन अ वेरी बिग काइंड ऑफ थम्स अप मैनर. CRR कट विल डेफिनेटली बी मोर वेलकम. और अगर कोई न्यूट्रल स्टैंड अगर RBI का आता है तो मेरे ख्याल से आपको बैंकिंग सेक्टर में एटलीस्ट इन द नियर टर्म एक अच्छी बिकवाली देखने को मिलेगी. ओके और आई थिंक इसी बीच आपको ये भी बता दें जो मार्च में संशोधित IIP ग्रोथ है वो फिलहाल एक्चुअली 3.4% की निकल कर आई है और 2.5 से 3.4% रिवाइज हुई है यहाँ पर. अगर आप इस 2% का आंकड़ा देखें 3.4% के सामने तो और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर लेकर आएगा. लेकिन ये भी उम्मीद की अमूमन हम देखते हैं जब ग्रोथ के अपवर्ड रिविजन्स होते हैं तो वो हर महीने अपवर्ड ही देखने को मिलते हैं. होपफुली ऐसा मुमकिन लगता है डॉक्टर घोष आपको? देखिए रिविजन्स तो कैन बी एनीवेयर बिकॉज इसका पहले भी दिसंबर में रिविजन हुआ था और एक्चुअली आई थिंक नीचे गया था. सो रिविजन्स कुड बी एनीवेयर. सो लेट अस होप दैट जो 2% जो ग्रोथ रेट अप्रैल में आया था बिकॉज एक्चुअली इट हैज बीन अ completely negative surprise for the market because everyone was expecting a higher growth rate based on the current trends. But let us hope that this 2% is revised upwards. But I think that if leaving aside that hypothesis, I think 2% has been is a completely negative surprise, and if the trend continues in the next 2-3 months also, it will be again difficult to जो projections हम कर रहे हैं कि इस साल जो growth rate 5.5-6% होगा, it will be then become increasingly difficult to have a higher growth rate in the FY14. And जो point अभी हमने emphasize करना चाहते हैं rate cut के लिए another thing which is required is basically a CRR cut because liquidity situation is still very tight and maybe some amount of liquidity infusion at this point of time could help the banks to tide over this liquidity mismatch. बिल्कुल मिस्टर घोष, मैं यही जानना चाहती थी. अगर आप देखिए पिछले कुछ 2 साल में इनफैक्ट हम देख रहे हैं एक डी ग्रोथ का साइकिल शुरू हो गया है. हम कहाँ IIP के एक हायर नंबर से अब 2% तक आ गए हैं. इनफैक्ट नेगेटिव नंबर भी हमने देख लिया. एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद दिस कुड बी अ बॉटमिंग आउट की डी ग्रोथ अब यहाँ पर रुक जाएगी, लेकिन आपको लग रहा है आने वाले महीने जैसे महेश्वरी जी ने कहा कि मई जून में भी आपको इसी तरह का आंकड़ा देखने को मिलेगा? आपको भी आगे का प्रोग्नोसिस यही लग रहा है? देखिए we also thought like this as the economy may have been bottoming out. But एक इसमें मैंने point बोलना चाहते हैं, but that point I need to highlight now because अगर आप CMI का डेटा देखें वहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं. उसमें जो प्रोजेक्ट जो completed है जो है the first time that has actually declined for this Q4 of last year, and that was after a long time because every time there has always been some year-on-year growth, but that was the first time in the जो actual जो completion है वो decline हुआ था. So that was not a positive sign. That was actually a disturbing sign. But we all thought that कि पहले आपका FY11 में manufacturing the total growth rate 8% के ऊपर था, फिर उसके बाद 4.2% हुआ, फिर last year हुआ 1% हुआ. So this time there could be a good beginning, but I think 2% is a major disappointment. And at this rate अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का जो हमने IIP जो प्रोजेक्ट कर रहे थे बेस्ड ऑन जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शंस है 6%, all of us were expecting a growth rate around 3.5 to 4%. I think it may be even though it is too early to say, but it will be a little bit difficult going forward if IIP grows at this rate. उसको अचीव करना मुश्किल होगा. महेश्वरी साहब, जैसे कि मिस्टर घोष भी बता रहे हैं RBI के लिए कदम उठाना तो जरूरी है लेकिन थोड़ी सी बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत होगी. आपका क्या अनुमान है, क्या कदम उठाएगा दरअसल रिजर्व बैंक 17 तारीख को? नहीं, अब अगर आप आई थिंक सबसे पहले अभी इस वक्त जो जरूरत है वो है रूपी डॉलर को स्टेबलाइज करना. वो थोड़ा सा अभी स्टेबलाइज हुआ है. येस्टरडे और टुडे दे हैव स्टेप्ड इन एंड उससे थोड़ा स्टेबलाइज किया है. बट जो 56 से 58 हुआ है उसमें हर जगह जहां इंपोर्टेड रॉ मटेरियल हैं, कोल इंपोर्ट्स हैं या उनके इंपोर्टेड मशीनरी हैं और उनके पेमेंट्स चल रहे हैं, उन सब कंपनियों को इससे फर्क पड़ेगा. या किसी के बॉन्ड्स हैं, फॉरेन बॉन्ड्स हैं या ECB है, उनके पे आउट्स पे. सो हमारे हिसाब में एक तो वैसे ही कॉर्पोरेट में मंदी चल रही थी, ऊपर से FX रिलेटेड इसका कुछ बेनिफिट, इसका कुछ इम्पैक्ट होगा और ये सब क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट लेके कॉर्पोरेट सेक्टर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे तो इसका असर अभी तक नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है. और मुझे मतलब इंटरेस्ट रेट रिडक्शन से थोड़ी सहूलियत होगी और शायद उसका असर हाउसिंग सेक्टर पे ज़्यादा पड़े क्योंकि और ऑटो सेक्टर पे ज़्यादा पड़े बिकॉज वहाँ इम्पैक्ट जल्दी देखने को मिलेगा. लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट रिडक्शन करेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे खाली उस एक चीज से उसका बेनिफिट नहीं होगा
जो बाकी चीजें हम जो बात कर रहे हैं, पहले भी हमने किया है कि उनका पेमेंट साइकिल, ऑर्डर्स रिलीज करना, करेंसी को स्टेबलाइज रखना, ये सब चीजें अगर होंगी तो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। ऑलराइट, तो फिलहाल ये कुछ चीज़ें जिन पर फोकस करना ज़रूरी होगा, लेकिन अगर आप देखें डॉलर रुपये इक्वेशन भी एक्चुअल रुपये यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग शुरुआत ज़रूर दिखाई थी हमने, लेकिन वहाँ पर भी एक नरमी आपको देखने को मिल रही है 58.35, लेकिन एटलीस्ट ये लेवल्स 58-98 से काफ़ी बेटर हैं जो हमने कल टच किए थे। उसके बाद एक बाउंस बैक ज़रूर देखने को मिला था, लेकिन रुपया जो जिस तरह से वीक हो रहा है वो एक कॉन्स्टेंट परेशानी बन के आ रहा है ऑब्वियसली बाजार के लिए और यहाँ पर सभी कॉर्पोरेट्स के लिए भी। बाजार पर नजर डालें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 57-60 के आसपास आधे % की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है और सेंसेक्स भी अगर आप देखें 100 पॉइंट्स नीचे फिलहाल कारोबार कर रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मिस्टर कोच जिस तरह से हम बात कर रहे थे 5 महीने से लगातार यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ एक डी ग्रोथ देखने को मिल रही है, अब ये कितना बड़ा चिंता का विषय होगा? देखिए it's really a matter of concern because if you look at the growth rate of the consumer durables, an indicator of the consumer demand, so it shows that it has been very weak and that it is not showing any signs of revival. So and this time the growth rate which has come at -8.5%, I think this is really a shocking data and that is, I think now that is one of the reasons which everyone is expecting some sort of recovery of the consumer durables, which has not happened, and that has, I think, has been a primary reason for this IIP clocking a growth of 2%. So I think it's a matter of major concern। and अगर आप सीपीआई का भी देखें जो 9.3% देखें लास्ट टाइम, अगर सीपीआई का जो कोड देखें, अगर रूरल का जो सीपीआई देखें, कोड रूरल सीपीआई जिससे अगर देखें दैट वाज एट 7% एंड इंडिकेटर दैट एक्चुअली शोज एंड दैट नंबर हैज नॉट बीन टॉक्ड अबाउट, वी ऑल टॉक अबाउट दिस आई मीन सीपीआई इंडस्ट्रियल और सीपीआई कॉम्बाइंड, बट इफ यू लुक एट द रूरल सीपीआई दैट वाज एट 7% लास्ट ईयर, दैट इज अ कोड सीपीआई। So my point is that demand has been decelerating, but rural demand has been decelerating maybe at an even faster pace. So this is actually a matter of concern, and we need to something to at least stop this decelerating trend, if not increase it at a significant rate. And I think that will be a key to IIP recovery in the next couple of months. ये दूसरे नजरिए से ये पॉजिटिव भी है कि शायद आपका टारगेट जल्दी आएगा और आरबीआई कंफर्टेबल होगा कदम उठाने के लिए। नहीं, लेकिन वो तो आई मीन दैट इज ट्रू, बट आई मीन अभी आपका क्या असेसमेंट है मैक्रो लेवल पे? दरअसल चल क्या रहा है कि हमें एक वेट एंड वॉच रखना है, आरबीआई को स्टेप लेना तो है लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि गोल्ड का इंपोर्ट कम करने के लिए इतने स्टेप लिए हैं, उनका इम्पैक्ट दिखाई दे, रुपी स्टेबलाइज होता हुआ नजर आए, इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई में नीचे आया है, सीपीआई में भी आ जाए, शायद 6 महीने के अंदर ये तस्वीर सुधर सकती है, लेकिन तब तक ग्रोथ और भी कम होने का डर है। देखिए इन्फ्लेशन तो आपको नीचे आएगा, गिवन बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड्स इन्फ्लेशन इज विल बी इन द आरबीआई कंफर्ट लेवल assuming that the rupee actually regains lost ground, which I believe is a possibility, but as far as growth is concerned, yes, growth revival of growth is of paramount importance at this point of time because growth had decelerated to 5% last year, and if the current trends are any indication, they are not at all promising. So from that point of view, I mean the Reserve Bank will take some steps, but how it will going to take the steps, whether it will going to take the step in one go or will be a calibrated steps, that will depend on how this rupee movement fans out over the next couple of weeks. तो अविनाश, मार्केट का रिएक्शन अगर आप देखें, आज हमने देखा बॉन्ड के प्राइस कम हुए, यील्ड थोड़े बढ़ गए, बाजार को लगता है कि अब रेट कट या ईजिंग होना थोड़ा मुश्किल है, शायद इस बार ही नहीं अगले बार भी अगर यही हाल रहता है तो फिलहाल इन सारे आंकड़ों का तो आप अगले 3 से 6 महीने के लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी बनाकर मार्केट में दरअसल चलेंगे अगर आपको कोई बहुत बड़ी मदद की उम्मीद नहीं है आरबीआई से? नहीं, इनफैक्ट प्रदीप, अगर इस पॉलिसी और आगे वाले पॉलिसी में अगर रेट कट नहीं आता है तो आपको क्लियरली एक बड़ी गिरावट आगे दिख रही है, क्योंकि आई थिंक हमने देखा था कि काफ़ी बड़ा एक्शन रेट सेंसिटिव्स में आया था, इंफ्रा में आया था, तो इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में आपको और भारी गिरावट देखने को मिलेगी। और क्लियरली स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि क्लियरली जो डिफेंसिव सेक्टर्स है, जैसे रुपया के बेनिफिट होने वाले सेक्टर्स है, जैसे आईटी है, फार्मा है, मेरे ख्याल से इन द शॉर्ट टर्म काफ़ी सारा पैसा इंस्टीट्यूशनल मनी एज वेल एज एचएनआई का जो पैसा है वो इन डिफेंसिव सेक्टर्स में जाएगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे कम से कम कैपिटल इरोजन की तो अब बात नहीं होगी, एटलीस्ट अपसाइड मॉडरेट होगा, लेकिन कैपिटल इरोजन विल नॉट बी देयर, बट रेट सेंसिटिव्स में डेफिनेटली निफ्टी या सेंसेक्स के लिहाज से देखें तो कितनी गिरावट आ सकती है अगर रेट कट नहीं हुआ तो? मुझे लग रहा है आई थिंक पॉसिबली 5700 के नीचे भी जाने के लिए चांसेस है। इनफैक्ट क्लियरली आई मीन वी आर वेरी मच नियर दैट लेवल, तो 5700 के नीचे तो काफ़ी बड़ा फ्री फॉल हो सकता है।
5700 के लेवल के नीचे बाजार जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर 17 जून को एक डिसअपॉइंटमेंट हो, लेकिन अविनाश अगर सेक्टर स्पेसिफिक जैसे आप बात कर रहे थे, कैप गुड्स हमने देखा है यहाँ पर एक डीग्रोथ देखने को, माइनिंग इंप्रूव नहीं कर रहा है, इन सेक्टर्स पर आपको क्या लग रहा है अब एक डाउनवर्ड रिविजन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से करेंसी भी एक कांस्टेंट कंसर्न यहाँ पर बन के आई थिंक जैसे अभी ये शो पे कहा गया कि ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी भी मूड काफी खराब है। आई मीन एक्टिविटीज जैसे फ्रेश ऑर्डर इनफ्लोज अभी भी काफी कम आ गए हैं। और जो रेट कट की बात हो रही है, मेरे ख्याल से प्रीवियस रेट कट के बाद भी बैंक्स ने कॉर्पोरेट्स के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए अभी भी रेट कट्स एक्चुअली इंप्लीमेंट किए नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसका असर कम से कम और एक 3 महीने के लिए रहेगा। और ऑब्वियसली जैसे अगर ये पॉलिसी में कुछ भी अगर न्यूट्रल स्टैंड आता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। जो रनअप हमने मार्केट्स में देखा था वो क्लियरली रेट सेंसिटिव्स और कैपिटल गुड्स से आया था। तो आई थिंक यू विल प्रोबब्ली सी फर्दर डाउनग्रेड्स मेरे ख्याल से, और एक कम से कम क्वार्टर के लिए आई थिंक इट इज बेटर टू स्टे अवे। यहाँ से भी फिर और गिरावट के लिए पॉसिबिलिटी है। माहेश्वरी साहब, ये काफी अहम बात है, कंपनियों के नतीजे भी जो देख रहे हैं और जो बातचीत कर रहे हैं हम लगातार कंपनी से, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बिल्कुल कम नहीं हो पा रही है। किस हद तक राहत मिली है आपकी अपनी कंपनी के लिए, या जिन कंपनी से आप डील करते हैं, क्या अंदाजा है? नहीं, उनका इंटरेस्ट कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है क्योंकि उनके वर्किंग कैपिटल साइकिल में काफ़ी स्ट्रेन है। उनके पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं। उनकी कैपेसिटी, सबने जो है ग्रोथ की वजह से सबने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली थी और वो कैपेसिटी सर्विस नहीं होती, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट उनके दोनों चल रहे हैं। तो मुझे तो, और उनके कलेक्शंस अभी भी आ नहीं रहे हैं, नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो ये तो उनका जो नेगेटिव स्पाइरल जो विशेष चल रहा है वो अभी भी जारी है। मुझे अब भी कंपनियां दिख रही हैं जो सीडीआर के लिए जा रही हैं या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जा रही हैं, और मुझे तो ये ट्रेंड 1-2 महीने तक इस तरह का दिखता है। ओके। हालांकि ये बात सही है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं और उनमें कुछ, ये एक और भी एक अलग चीज देखें कि जो कुछ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे उनके कुछ डिसबर्समेंट्स जो नहीं हो रहे थे वो थोड़े मार्च अप्रैल में हुए हैं। इस महीने में शायद इतना नहीं हुआ है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जुलाई अगस्त में स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के कुछ और डिसबर्समेंट्स होंगे। बट नए इन्वेस्टमेंट्स या नए प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी भी हमको वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। लेकिन साथ ही अविनाश, इस क्वार्टर में एक और जो बड़ी चिंता रुपए की गिरावट की वजह से होगी, जो माहेश्वरी साहब कह रहे हैं कि कंपनियां ज्यादा लेवरेज्ड हो गई थी, वो कंपनियां जिन्होंने फॉरेन लोन्स काफी ले रखे हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं और क्या उनके ऊपर एक बड़ी गिरावट का डर है, काफी कमजोर नतीजे आएंगे? मेरे ख्याल से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है प्रदीप, जैसे लैंको इंफ्रा है, जीवीके पावर है, ऑटोमोबाइल्स में इवन टाटा मोटर्स का बड़ा फॉरेन लोन है। मैं समझता हूं कि जहां जहां हेजिंग पोजीशन नहीं की गई है वहां पे तो M2M हिट काफी बड़ा होगा, लेकिन क्लियरली इंटरेस्ट कॉस्ट आने वाले क्वार्टर में आपको शायद ज्यादा दिखने को मिले, और ये डेफिनेटली एक नेगेटिव बात है क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स को ये और एक बड़ा झटका लगा सकता है। इनफैक्ट क्लियरली अगर हम इंपोर्ट सेंसिटिव कंपनीज कहे जहां पे ऑलमोस्ट 60-70% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, तो वहां पे तो डेफिनेटली पास थ्रू करना इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जॉब। तो क्लियरली आई थिंक अगर रुपया यही लेवल पे भी अगर स्टेबलाइज होता है तो मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी रुपी डेप्रिसिएशन से उनको पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कीमतें बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उनकी अंडर रिकवरीज और बढ़ेगी। तो आई थिंक ब्रॉडली डेफिनेटली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक बहुत नेगेटिव बात है, और आई मीन आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि रुपया में एप्रिसिएशन होने की चांसेस है या अदरवाइज यही लेवल पे वो स्टेबलाइज होगा। बिल्कुल, तो करेंसी कॉन्स्टेंटली एक चिंता बनी रहेगी यहाँ पर बाजार के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। और आपको बता दें अगर आप 2 साल तक आई थिंक यहाँ पर नजर ले तो 4382 के लेवल से हम डेप्रिशिएट होते थे 58 तक यहाँ पर पहुंच गए। तो देखना होगा किस तरह के कदम यहाँ पर आरबीआई फिलहाल उठाते हैं करेंसी इंप्रूव करने के लिए, लेकिन IIP का एक डिसअपॉइंटिंग नंबर सामने आया है। शुक्रिया मिस्टर घोष, अविनाश और मिस्टर महेश्वरी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास शो में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड। आप बने रहे हमारे साथ।